गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखते हैं कि आज का करंट अफेयर क्या है। पहला करंट अफेयर देखते हैं कि असम में बहुविवाह पे प्रतिबंध लग गया है अब। कि जैसे उसका शर्त ये हो गया कि अगर किसी ने एक शादी की है तो या तो वो तलाक कोर्ट से ले लिया हो या दूसरी शादी नहीं कर सकता वो। तो उसमें है कि 7 वर्ष की सजा है और प्लस जुर्माना भी हो सकता है। ये नेसेसरी नहीं है कि 7 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। 7 वर्ष की सजा भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है, या सजा हो सकता है या केवल जुर्माना हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। इसका उद्देश्य क्या बताया जा रहा है कि महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करना, यानी जेंडर, इसको बोलते हैं जेंडर जस्टिस सुनिश्चित करना। तो इसका उद्देश्य है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आदिवासी समूह के लोगों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। दूसरा है कि कृषि विश्वविद्यालय पूर्वांचल में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शुरू किया जाए। तो काम चल रहा है इस पे, योगी जी ने निरीक्षण किया है और अगले वर्ष तक इसमें एडमिशन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर तक इसमें एडमिशन शुरू हो जाएगा। कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखिएगा। तो कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में होगा, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा है कि संसद का शीतकालीन सत्र जो है शुरू होने वाला है। इसका डेट आ गया 1 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा। इसमें 15 बैठकें होंगी। ऐसा माना जा रहा है कि संविधान संशोधन के 2 बिल आएंगे इसमें। इसका नंबर होगा 129वां और 130वां बिल आएगा। तो जब ये बिल आएगा, पास होगा नहीं होगा, तो इस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर थोड़ा सा इसका स्ट्रेटेजी, जो संसद का सत्र होता है तो वो 3 तरह का होता है। संसद के 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। इसको विंटर बोलते हैं, विंटर। अब बजट सत्र मानसून तो एक ही नाम होता है, आपको बताइए। इसका टाइम ड्यूरेशन देख लेते हैं। फरवरी टू मई होता है, जुलाई टू सितंबर होता है और शीतकालीन सत्र नवंबर टू दिसंबर होता है। इसमें एक एक महीने का गैप होता है, ध्यान रखिएगा। एक एक महीने का गैप होता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा संविधान में लिखा गया है कि 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 85 ये बताता है, कहता है कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को यह शक्ति मिली है कि वो संसद को बुला भी सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं और भंग कर सकते हैं। भंग किसको करेंगे? ध्यान देने वाले, खाली लोकसभा को। आप भी आपको पता होगा कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, वो परमानेंट होता है। लोकसभा अस्थायी होता है, इसको भंग किया जा सकता है। तो इसमें सत्रावसान और सत्र की समाप्ति और भंग करना 2 अलग चीजें हैं। तो राष्ट्रपति सत्र को समन यानी बुलाता है, समन करता है। सत्रावसान मतलब की समाप्ति की जाती है सत्र की, भंग नहीं किया था। ध्यान देने वाली बात, इसको मैंने इसीलिए अंडरलाइन कर दिया। जब सत्र बुलाया जाएगा फिर सत्र को समाप्त किया जाता है, भंग नहीं किया जाता। फिर से कह रहा हूं, तो ये ध्यान। भंग कब होता है? लोकसभा, जब फिर चुनाव होता है लास्ट में, तब सत्र को भंग किया जाता है या किसी और विशेष कारण से। इसमें एक जानकारी रह गई है संसद सत्र में कि इसका डेट का अनाउंसमेंट कैसे होता है, कौन करता है। तो कैबिनेट कमिटी ऑन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये डेट का अनाउंस करता है कि जैसे डेट आ गया 1 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025, ये डिसाइड कौन क्या होगा? तो कैबिनेट कमिटी ऑन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स ये डिसाइड करते हैं डेट को। फिर से देखते हैं, स्वच्छता मिशन के तहत 800 करोड़ का कबाड़ बेचा गया। कहाँ पे बेचा गया? पार्लियामेंट के सचिवालय होता है ना, वहां पे बहुत सारे पुराने कबाड़ थे। ऐसा एक डेटा बता रहा था, ऑल इंडिया रेडियो साथ में सुन रहा था, तो उसमें बताया गया कि 3.5 लाख फाइलें लगभग फिजिकल फाइलें हटाई गई, यानी कि उनको ऑनलाइन कर दिया गया। बहुत सारे ऑफिसर्स खाली हो गई। इसमें एक कंपैरिजन किया गया है कि चंद्रयान 3 के बजट से ज्यादा का कबाड़ बेच दिया गया। 800 करोड़ का कबाड़ बेचा गया। तो एक इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं कि 5वां खबर, शंघाई से दिल्ली की हवाई सेवा शुरू हो गई। आपको पता है भारत और चाइना के बीच हवाई मार्ग शुरू कर दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये शंघाई से दिल्ली की बात हो रही है। 8 नवंबर 2025 को शंघाई के पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ा है उड़ान लेकर के और दिल्ली में आया है, ये ध्यान रखिएगा। छठा देख लेते हैं कि भारत का डीप टेक 2030 तक $30 अरब का निवेश हो जाएगा। डीप टेक में 2030 तक $30 अरब का निवेश होगा। ये डेटा कौन दिया है? ये एक रिपोर्ट जारी किया है
रेड सी स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स, इन्होंने रिपोर्ट दिया है। तो डीप टेक हम देख लेते हैं क्या है। जैसा कि आपको नाम से डीप मतलब गहरा, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी की गहराई में इन्वेस्ट करना। जैसे एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, क्वांटम कंप्यूटर हो गया, दूसरा बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एडवांस मटेरियल्स। एडवांस मटेरियल का मतलब होता है कि मटेरियल्स की गुणवत्ता को बढ़ावा देना। आप समझ रहे हैं, जो मटेरियल्स यूज किए जा रहे, चाहे प्लास्टिक हो, आयरन हो, उसकी गुणवत्ता में बढ़ावा देना। एडवांस मटेरियल और रोबोटिक्स में, ये रोबोटिक्स मतलब जो रोबोट काम करते हैं अपने आप से, तो उसमें ये इन्वेस्टमेंट भारत सरकार बढ़ाने जा रहा है। एक दशक में एक और है कि बताया गया है इसी डेटा में, भारत ने एक दशक में 80 अरब डॉलर कर दिया अपना रक्षा बजट। ऐसा बताया जा रहा है कि एक दशक के अंदर इस रक्षा बजट को दोगुना कर दिया गया। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेटा है कि अगर पूछे कि इस दशक के बीच में भारत का रक्षा बजट कितना हो गया, तो आपको बता लो कि दोगुना कर दिया गया। और ये दुनिया के किसी भी देश में कि एक दशक के बीच में इन्वेस्टमेंट का सबसे अधिक डेटा भारत ने मतलब इन्वेस्ट किया है पैसा, किसी ने 2 गुना नहीं कर दिया। वो एक अलग बात है, आप कह सकते हैं किसी का रक्षा बजट ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो, वो एक अलग बात है। देख लेते हैं कि अयोध्या की रामायण पार्क में, अयोध्या में एक रामायण पार्क बनना है, ठीक है। यहाँ पे रावण की 25 फुट की प्रतिमा लगाई जाएगी। आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा हो कि रावण की प्रतिमा लगाई जा रही हो भी अयोध्या में। हाँ, ये सही बात है। उसका प्रोस्पेक्ट क्या है देख लेते हैं। पहली चीज तो यह है कि वहां पे जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना। पर्यटन को बढ़ावा कब आता है, जब आदमी सही में जान लेना कि राम रावण में युद्ध हुआ और दोनों कहीं से दिखा दिया जाए उसको, तो कहीं नहीं जाएगा आदमी कि वहां जरूर चलो यार। क्यों? क्योंकि आदमी का मजा तो ऑलरेडी इसी में आता है ना, उठा पटक में। तो इसीलिए तो भगवान राम और रावण के बीच युद्ध करते दर्शाया जाएगा उसमें। जो मूर्ति बनेगी रावण और राम के बीच जो युद्ध हो रहा था, तो उसको दर्शाया जाएगा। तो इस पर्पज से अकेले उसका नहीं बनाया जा रहा है। तो रामायण पार्क कहाँ बनाया जाना है? ये गुप्तार घाट के पास। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी गुप्तार घाट पे, तो यहीं के पास में बनाया जाएगा। 8वीं खबर देख लेते हैं कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को भूटान भेजा गया है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली से भेजा गया है। 18 तक वो यहाँ पे रखा जाएगा। 18 तक एक सार्वजनिक प्रदर्शनी होगी, जो लोग आएंगे दर्शन करेंगे, और इसका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ है भूटान में, क्योंकि भगवान बुद्ध को बहुत ही मतलब बहुत मानते हैं भूटान में। पूरा बौद्ध है ही पूरा भूटान, तो बहुत ही तगड़ा वहां पे जो है स्वागत हुआ उसका। और भारत और भूटान के संबंध इससे और मजबूत होंगे। ये सभी चीजें इसीलिए डिप्लोमेटिक आधार पर की जाती है, जैसे जियोपॉलिटिकल बोलते हैं, तो इसीलिए की जाती है कि दो देशों के संबंध मजबूत हो। जो हम देखते हैं भारत से भी देखिए ना संबंध, पड़ोसी देशों में देखें, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे आप पाकिस्तान ले लो, श्रीलंका ले लो, किसी से बहुत अच्छे नहीं है। तो भारत सरकार चाह रहा है जो भी लोग हैं उनसे अच्छे संबंध बनाए जाए, उसको मजबूती देने के लिए ऐसा किया जाता है। तो भूटान के किस मठ में रखा जाएगा? एक केंद्रीय मठ होता है, इसका नाम है, हाँ, केंद्रीय मठ के महामहिम जो है वहां पे तोशोकी लोपेन है, इन्होंने इसका स्वागत किया है। और ये कहाँ किस हवाई अड्डे पे रिसीव किया गया? पहला स्वागत कहाँ किया गया? पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? नेपाल में। ध्यान रखिएगा, कभी मान लो अब जानते हैं जब कोई चीज बहुत फेमस हो जाता है या बहुत चर्चा में, तो कुछ भी फिर पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पारो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का पूछा जाए तो वो नेपाल में है। तो कहा जा रहा है कि थिम्बू के प्रमुख मठ, क्या नाम है थिम्बू के प्रमुख मठ का? ताशी छोदगोंज में स्थापित किया जाएगा। ताशी छोदगोंग में स्थापित किया जाएगा। ये माना जाता है राजनीतिक और आध्यात्मिक केंद्र है ये। कहाँ का? थिम्बू का, यानी कि नेपाल का। तो 11 नवंबर को मोदी जी भी जा रहे हैं, 2 दिवसीय यात्रा पे जा रहे हैं नेपाल। और स्वागत के लिए जब ये पहुंचा, उसके स्वागत के लिए ताशिचे दंजोंग, देखिए ताशिचे दंजोंग एक है जगह है, वहां के ग्रैंड क्वेनरे हॉल में इसको रखा गया है। यानी कि ये जो पवित्र अवशेष है इसको कहाँ रखा गया? ग्रैंड क्वेनरे हॉल में रखा गया है। एकदम क्लियर रहिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मोदी जी जाएंगे 11 तारीख को। माहौल पहले से बनाते हैं मोदी जी अपना, मोदी जी का अपना जलवा है, अपना माहौल बना देते फिर पहुंचते वहां पे। दूसरा देख लेते 9वां,
ये आकाश चौधरी मेघालय के क्रिकेटर हैं। इन्होंने 8 गेंदों पे 8 छक्के मारे हैं, पहला रिकॉर्ड। 11 गेंद पे 50 रन मारा है, दूसरा रिकॉर्ड इनका, ये ध्यान रखिएगा। और किसके खिलाफ मारा है? अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मारा है। ये दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में इन्होंने 6 गेंद पे 6 छक्के मारे हैं। तो जो भारत के प्रथम श्रेणी में जो भारत में 6 गेंदों पे 6 छक्का मारा है वो रवि शास्त्री जी रहे हैं। तो दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं प्रथम श्रेणी में जो 6 बॉल पे 6 छक्का मारा है। इन्होंने 8 बॉल पे 8 छक्का मारा है, पहला रिकॉर्ड। दूसरा रिकॉर्ड जो इन्होंने मारा है 11 बॉल पे 50 रन। तो आप सोचेंगे इससे पहले किसका रिकॉर्ड रहा? 12 बॉल पे 50 रन रहा है, 12 बॉल पे 50 रन। वेन वाइट एक खिलाड़ी हैं, इन्होंने 2012 में मारा था। इन्होंने 11 बॉल पे 50 रन मारा है, आकाश चौधरी जी ने, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आज का करंट अफेयर, और आपके सामने एक बहुत अच्छा इंटरव्यू आने वाला है। आप पॉडकास्ट कहिए, इंटरव्यू कहिए कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एक्स यूपीएससी एस्पिरेंट रहे हूँ, अभी कहीं सेलेक्टेड हैं, तो आप इसको जरूर देखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।